नॉर्मल फोड़े या फुंसी घरेलू नुस्खों और हल्की-फुल्की क्रीम से नहीं जा रहे हैं हुँ, और वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, हुँ, थ्रॉबिंग पेन हम बोलते हैं, यानी कि हुँ। हार्ट बीट के साथ-साथ आपको महसूस हो रहा है कि पेन घट रहा है, बढ़ रहा है, या फिर लालपन एकदम से फैलने लग गया है अचानक से, हाँ, आपको बुखार आ रहा है, तबीयत ढीली लग रही है। अच्छा। तो ये सारे चीज़ें बताती हैं कि कहीं न कहीं ये आपका इन्फेक्शन फैल गया है हुँ। और अब आपको मेजर क्या कारण है जिनकी वजह से फोड़े, फुंसी सारी चीज़ें होती हैं? फोड़े, फुंसी, पिंपल और एक्ने ये हुँ, कंडीशंस बारिशों में अक्सर काफ़ी बढ़ जाती हैं अचानक से। ट्रू। इनका मूल रूप से जो कारण होता है बढ़ने का, वो जो ह्यूमिडिटी, जो उमस आती है एटमॉस्फेयर में, हुँ। उस वजह से, उमस की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, वो काफ़ी बढ़ जाती है फोड़े, फुंसी किन पार्ट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है? बगलों में और ग्रोइन एरिया में। ये हुँ, 2 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। जो लंबे समय काम करते हैं, जिनका ऐसा काम है जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, तो उन हुँ, लोगों में इन एरियाज़ में काफ़ी बार पस के भरे दाने बन जाते हैं। ब्रा स्ट्रैप्स, हुँ, अंडरगारमेंट्स ये हुँ, ज़्यादा टाइट डालने से भी काफ़ी बार वहाँ पे स्किन डैमेज होता है और उधर यस। फोड़े और फुंसी निकल के आते हैं। हुँ। इसके अलावा नीम का ऑयल लगाते हैं या लौंग को घिस के नारियल के तेल में मिक्स करके भी लगाते हैं स्किन पर और लोग घी को हल्दी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें क्या ये एक्चुअल में इफ़ेक्टिव होती हैं? काफ़ी बार हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं कि नीम का तेल लोग रगड़ के आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, इतना कॉन्सन्ट्रेटेड होता है, वो स्किन को इरिटेट कर देता है, ओहो! स्किन की परत हटा देता है ऊपर की, हुँ, और फिर जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए कई गुना ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। हुँ, तो नीम के तेल को डायरेक्ट तो आप कभी ना लगाएं, उसको हुँ। हम नमक को बेकिंग सोडा के साथ पानी में मिलाकर फिर कॉटन पैड वगैरह से उस पर लगाना है फोड़े-फुंसी पर। लोग वो दिक्कत भी करते हैं कि ज़्यादा बेकिंग सोडा मिक्स करके बहुत लंबे समय तक लगा करके छोड़ देते हैं, तो यस। स्किन के जलने का चांस बढ़ जाता है। आजकल सोप्स अवेलेबल हैं मार्केट में। आर दे इफेक्टिव? क्या सच में इनसे फोड़े-फुंसी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं? प्रॉब्लम मेन यही है कि कोई भी दवाई हम सोप में डालते हैं, उसका कॉन्टैक्ट टाइम 1 या 2 मिनट से ज़्यादा होता नहीं है। हुँ। उससे ज़्यादा आप अगर लगाएँगे भी तो सोप के एक्शन की वज़ह से स्किन डैमेज ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। तो फेस वॉश जब कोई यूज़र सिलेक्ट करता है, क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है अगर उनको फोड़े-फुंसी की प्रॉब्लम है तो? तो अगर आपका बहुत ऑयली स्किन टाइप है, हुँ, आपको बहुत बाहर जाते ही जब आप घर आते हैं तो एकदम ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है फेस पे, ओके, तो आपको कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स को देखना है जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, ओके। टी ट्री ऑयल, हुँ। ये चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करेंगी। इन जनरल जो हम इस ग्रुप को बोलते हैं एएचए कंटेनिंग फेस वॉश, मतलब तो ये जो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक्चुअली में इफेक्टिव हैं? किस तरह से यूज़र को जब वो खरीदते हैं तो उनको क्या इंग्रीडिएंट्स देखने चाहिए? 4-4 इंग्रीडिएंट्स एक ही दवाई में डालकर दे दिए जाते हैं, जिसमें एंटी फंगल, स्टेरॉयड, ओह एंटीबायोटिक गॉड! सब कुछ डाल दिया जाता है, ताकि कुछ भी हो, लालपन है वो चला ही जाएगा उससे। हुँ। तो उनका फोड़ा फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? कैसे वो खुद से उस टाइम पर स्टेप्स लेकर के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? 5% बीटाडीन से आप हल्का-सा साफ कर हुँ, सकते हैं, ओके। और सफाई रखना है और पस को अपने आप ड्रेन होने देना है, आपको हुँ, स्क्वीज़ नहीं करना है। ठीक। फटने के बाद आपको लगता है लालपन बढ़ रहा है या फैल रहा है, तो ये दिखाता है कि कहीं न कहीं देरी हो गई उसको बाहर निकलने में, तो वो अंदर स्प्रेड कर चुका है। बारिश का मौसम आते ही बहुत बार ऐसा होता है कि स्किन पर इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कई बार फोड़े, फुंसी, पिंपल, एक्ने ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता एक्चुअल में इसका सल्यूशन क्या है, कैसे इसका टेक केयर किया जाए और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपकी बॉडी पर, आपके फेस पर कहीं पर भी फोड़े फुंसी जैसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पिंपल्स देखने को मिलते हैं, अगर एक्ने है आपको, तो उसका क्या सल्यूशन है, आप कैसे इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्या एक्चुअल में इनका कोई क्योर अवेलेबल है भी या नहीं, ये सारा कॉन्वर्जेशन आज होने वाला है। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज हमारे साथ एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जिनको इस फील्ड में 11 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भावुक धीर की। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हेलो, थैंक यू वर्षा।
प्लेजर डॉक्टर। सो जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे जो नॉर्मल बहुत कॉमन जो इन्फेक्शंस लोगों को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग जो बारिश का जब सीज़न आता है। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है फेस पर फोड़े फुंसी हो जाना, बॉडी पर हो जाना। तो अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें तो इनका रूट कॉज क्या है, मेजर क्या कारण है जिनकी वजह से फोड़े फुंसी सारी चीज़ें होती हैं? तो बेसिकली फोड़े, फुंसी, पिंपल और एक्ने ये कंडीशंस बारिशों में अक्सर काफ़ी बढ़ जाती हैं अचानक से। ट्रू। इनका मूल रूप से जो कारण होता है बढ़ने का, वो जो ह्यूमिडिटी, जो उमस आती है एटमॉस्फेयर में, उस वजह से, उमस की वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया को एक सही इन्वायरमेंट मिलता है जब वो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और साथ ही साथ ओक्लूजन, यानी कि उमस की लेयर्स की वजह से और तेल ज़्यादा बनने की वजह से आपकी जो नॉर्मल ऑयल बाहर निकलते हैं वो वहीं पे जम जाते हैं जाता है। और उसमें फिर बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। तो यही एक कॉमन कारण होता है इस सीजन में फोड़े, फुंसी, पिंपल्स, एक्ने बढ़ने का। ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने नाम लिया कि फोड़े फुंसी पिंपल एक्ने, ये सारी चीजें एक जैसी दिखती हैं, ये सारी चीजें एक ही चीज हैं और सबके अलग अलग नाम है क्या, क्या है ये? इनमें थोड़े थोड़े फर्क रहते हैं। Okay. सब अलग एंटिटीज हैं। ये सब एक ही स्पेक्ट्रम के डिसऑर्डर, यानी कि एक कुछ कारण ऐसे रहते हैं जो इनमें सब कॉमन रहते हैं, लेकिन थोड़े बारीक फर्क रहते हैं। Okay. जैसे हम बात करते हैं फुंसी की, तो वो एक छोटा पस से भरा दाना, आमतौर पे उसको फुंसी बोल दिया जाता है। ठीक है। फोड़ों में क्या होता है कि थोड़े से बड़े फुंसी जब हो जाती हैं, मल्टीपल, यानी कि 3-4 या उससे अधिक बालों की जड़ों के आसपास जब पस जम जाता है या स्किन की परत के नीचे पस जम जाता है, तो हम उसको फोड़ा बोल देते हैं। Okay. उसके अलावा हम बात करते हैं पिंपल की, तो पिंपल भी देखने में फुंसी जैसा ही दिखता है, लेकिन पिंपल एक्ने की जो एक बीमारी है उसका पार्ट माना जाता है। तो जब एक्ने की वजह से फुंसी हो रही है तो हम उसको पिंपल लेबल करते हैं, लेकिन अलग किसी अलग जगह पे या बिना एक्ने से संबंधित पस से भरे दाने होते हैं तो हम उसको फुंसी बोल देते हैं। ओके। तो डॉक्टर, जैसे पस का भी एक कलर होता है, कभी येलो कलर होता है, वाइट कलर होता है, तो उस कलर से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये फोड़ा है, फुंसी है? नहीं, पस का कलर तो सभी कंडीशन में शुरुआत में अलग होता है और जैसे जैसे वो इवॉल्व होती है तो कलर बदल जाता है। जब गाढ़ी पस हो जाती है तो वो पीले रंग की हो जाती है। शुरुआत में वो हल्की सफेद या पानी जैसी भी होती है और कई बार खून से मिलकर भी पस बाहर निकल आता है। तो वो हर कंडीशन में पस का एवोल्यूशन होता है। शुरुआत में थोड़ा अलग होता है और जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ती है तो कलर चेंज हो जाता है। मतलब पस के कलर से हम पता कर सकते हैं कि जो पिंपल या एक्ने या जो भी फोड़े फुंसी कितने सीवियर हो चुके हैं? एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत गाढ़ा थिक पस होता है तो कई बार वो दवाइयों से नहीं निकल पाता, तो उसको हमें चीरा देके निकालना पड़ता है। उस तरह का रोल है। बट एक आम इंसान के लिए पस के कलर से ज़्यादा कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना मुश्किल रहता है। तो उसके कलर से ज़्यादा सीवियरिटी पे ज़्यादा हम लोग फोकस रखने को एडवाइस करते हैं। ओके। सो डॉक्टर, अगर हम बॉडी के पार्ट्स की बात करें तो सबसे कॉमन जो है, सबसे ज़्यादा अगर हम देखा जाए, फोड़े फुंसी किन पार्ट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो जो इस सीजन में खासकर अंडर आर्म्स में, ओके। बगलों में और ग्रोइन एरिया में, ये 2 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। जो लंबे समय काम करते हैं, जिनका ऐसा काम है जहाँ पसीना ज़्यादा आता है, तो उन लोगों में इन एरियाज में काफ़ी बार पस के भरे दाने बन जाते हैं। उसके अलावा चेहरे पे भी, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा रहती है इस सीज़न में, तो चेहरे पर भी दाने, फोड़े, फुंसी ये सब ज़्यादा होने लगते हैं। तो इन पर्टिकुलर एरियाज पे ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। ओके। तो इन सब के एरिया के हिसाब से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल अलग अलग तरीके से किए जाते हैं? थोड़े बारीक फर्क रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ट्रीटमेंट्स में, बट हाँ, चेहरे पे अगर आपको एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है थोड़ा। और फोड़े फुंसी की अगर हम बात करें तो चेहरे पे है या अंडर आर्म पे कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें सिमिलर होती हैं और उसकी सीवियरिटी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ना एक चीज़ और पूछनी थी आपसे। जैसे आपने एक्ने और पिंपल की बात की थी, तो पिंपल मोस्टली फेस पे ही होता है या बॉडी पे भी पिंपल्स होते हैं? बॉडी पे भी पिंपल्स होते हैं, बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है कि एक्ने एक ऐसी कंडीशन है जब आपके डेड स्किन सेल्स, ऑयल प्रोडक्शन और बैक्टीरिया, ये तीनों मिल करके ब्रेकआउट करा देते हैं। इम्यून सिस्टम उसको हटाने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में वो
पिंपल्स या एक्ने के निशान बना देता है। तो ये उन सब जगहों पे हो सकता है जहाँ पे भी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है। ओके। इन सारे एरियाज को सीबोरिक साइट्स बोलते हैं। तो फेस पे, आपके बैक पे, यस। और कुछ ऐसे एक्ने की वेरिएंट्स होते हैं जिसमें अंडर आर्म और ग्रोइन एरिया पे भी बहुत बड़े बड़े दाने निकल के आते हैं। तो और भी जगहों पे हो सकता है, लेकिन कम लोगों में होता है। मैक्सिमम लोगों में चेहरे और बैक पे ही एक्ने पाया जाता है। ओके। तो अगर हम जैसे फोड़े फुंसी की बात करें तो फोड़े फुंसी कई बार ये भी बोला जाता है कि ज़्यादा जो लोग मीठा खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इज इट ट्रू, क्या मिथ है? बिल्कुल वर्षा, ये एक हद तक ट्रू फैक्ट है कि ज़्यादा मीठा लेने से फोड़े और फुंसी का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जो मूल रूप से इसका कारण की बात कर रहे हैं तो स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया कॉज करता है फोड़े और फुंसी को। तो जब हम ज़्यादा मीठा लेते हैं तो एक तरह से बैक्टीरिया को फीड करने के लिए एक उचित इन्वायरमेंट मिलता है। तो उस वजह से मीठा ज़्यादा खाने से काफ़ी बार देखा गया है कि फोड़े और फुंसी बढ़ जाते हैं। और अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं या फिर आप प्री डायबिटिक भी हैं और आपने डाइट में अचानक से मीठा बढ़ा दिया है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी फोड़े और फुंसी एकदम से बढ़ सकते हैं, खासकर ज़्यादा मीठा लेने के बाद। तो डॉक्टर, क्या कुछ ऐसे साइंस हमारी बॉडी में नज़र आते हैं जिससे हम पहचान सके कि हमें ये चीज़ें जो है मीठा खाने की वजह से ज़्यादा हो रही हैं, या हमारी बॉडी पे पिंपल और ये जो एक्ने या जो फोड़े फुंसी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सीवियर होते जा रहे हैं, अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है? बिल्कुल, अगर हम नॉर्मल फोड़े या फुंसी घरेलू नुस्खों और हल्की फुल्की क्रीम से नहीं जा रहे हैं और वो बहुत बड़े होते जा रहे हैं, दर्द हो रहा है, थ्रॉबिंग पेन हम बोलते हैं, यानी कि हार्ट बीट के साथ साथ आपको महसूस हो रहा है कि पेन घट रहा है, बढ़ रहा है, या फिर लालपन एकदम से फैलने लग गया है अचानक से, आपको बुखार आ रहा है, तबीयत ढीली लग रही है। अच्छा। तो ये सारे चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये आपका इन्फेक्शन फैल गया है और अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर, आपने ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हाईलाइट किया, घरेलू नुस्खे। तो आई थिंक इंडिया में ना कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सबसे पहले होम रेमेडीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब स्किन की बात आती है तो आए दिन आप ऐसे वीडियोस देख लोगे, ऐसे लोगों से मिल लोगे जो कुछ ना कुछ अपने स्किन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। घर के जो कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिला के लेप लगाना, मास्क बनाना, जिससे ना प्रॉब्लम कई बार क्या होता है, सीवियर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम अगर स्पेसिफिकली बात करें फोड़े फुंसी की, तो मैं जब पढ़ रही थी तो आई गॉट टू नो कि कई बार लोग ना नीम का ऑयल लगाते हैं या लौंग को घिस के नारियल के तेल में मिक्स करके भी लगाते हैं स्किन पर, और लोग घी को हल्दी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें, क्या ये एक्चुअल में इफेक्टिव होती हैं? देखिए बिल्कुल, कुछ चीज़ें घरेलू नुस्खे इफ़ेक्टिव होते हैं और काफ़ी चीज़ें इन्हीं घरेलू नुस्खों से बना करके, एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती हैं। ओके। मेडिकल जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए कि भाई इस चीज़ के बियॉन्ड अगर हो रहा है तो आप सीधा घरेलू नुस्खों पे ना टिके रहें। तो आपने जैसे बताया कि नीम का तेल का एक्सट्रैक्ट कई लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा काफ़ी बार हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं कि नीम का तेल लोग रगड़ के आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो स्किन को इरिटेट कर देता है, स्किन की परत हटा देता है ऊपर की, और फिर जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए कई गुना ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो नीम के तेल को डायरेक्ट तो आप कभी ना लगाएं, उसको हमेशा डाइल्यूट करें, पानी में डाइल्यूट करके हल्का, अगर बहुत माइल्ड आपको फोड़ा या फुंसी निकल रहा है या लालिमा है तो हल्के हाथ से आप उस पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको लगाने की वजह से और बढ़ रहा है, खराब हो रहा है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू ना करें। उसके अलावा दूसरा जो आपने कहा कि हल्दी को घी में मिला के लगाते हैं, हाँ। तो हल्दी को घी में लगा के एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन तो होता है हल्दी का, लेकिन वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो है ना, आज की डेट में स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो मैं आपको ये गाइड नहीं दे सकता कि इतना हल्दी इतने घी में मिला के आप लगा लो तो ठीक हो जाएगा, वो गलत होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा गया है, जिन लोगों को बार बार फोड़े और फुंसी होते हैं उनको इस तरह की रेमेडीज सूट कर सकती हैं। तो अगर आप हल्दी यूज़ कर रहे हैं, एक तो घी बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, घी में डालने से और ऑक्लूजन बढ़ जाता है कई बार, तो पस भरेले दाने और ज़्यादा आ सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लगाने की जगह आप पानी में मिला के हल्दी इस्तेमाल करें या फिर दूध में डाल के हल्दी वाला दूध पिएं, तो उससे थोड़ा सा इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट ज़रूर आता है। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको हार्म ना करें वो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, बट ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन अपने आप पे करना रिस्की होता है। एग्जैक्टली। और अगर डॉक्टर, जैसे ये सारी चीज़ें कोई
अगर लगातार इस्तेमाल की जाए तो इनके और क्या सीरियस इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकता है बॉडी पर? तो जहाँ तक नीम ऑयल की बात आती है, वो एज सच लॉन्ग टर्म यूज़ में इतना कोई हार्म आज तक नहीं मिला है। ठीक है। बट वही है कि ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं इस्तेमाल करें और प्रॉपर डाइल्यूशन करके ही लगाएं। हल्दी का भी ये देखा गया है कि कई लोग कच्ची हल्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खासकर सेवन करने में। तो बहुत हाई डोज या हेवी डोज में हल्दी से कभी कभार कुछ इश्यूज बॉडी में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि लिवर इश्यूज हो सकते हैं। तो बहुत अल्ट्रा हाई डोज में इन चीज़ों पे ना जाएं। एक संयम से, एक सीमित तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा कर रहे हैं तो ठीक रहता है। ऑल्सो डॉक्टर, कई लोग ना सेब का जो सिरका होता है, एप्पल साइडर विनेगर, उसका भी बहुत इस्तेमाल करते हैं अगर उनको कोई फोड़ा फुंसी स्किन पर दिखता है। तो ये चीज़ें भी इस्तेमाल करनी चाहिए, इफेक्टिव होती हैं? तो एप्पल साइडर विनेगर का जो पीएच रहता है थोड़ा सा एसिडिक होने के कारण क्लींजिंग एक्शन अच्छा होता है, तो थोड़ा सा बैक्टीरियल काउंट को कम कर देता है कई लोगों में। बट अगेन, अब कितनी कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल करना है, कितनी इफेक्टिव है और कितनी नहीं है, कि आप सिर्फ पानी लगा रहे हो डाइल्यूट करके या एक्चुअल में इफेक्ट कर रहा है, वो जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं होती और स्टैंडर्डाइज नहीं है चीज़ें। तो इन चीज़ों को सिर्फ हल्के फुल्के फोड़े या फुंसी में आप थोड़े दिन इस्तेमाल करके देखें, असर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अबैंडन करके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। ओके। एक चीज और, एक रेमेडी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है वो है नमक को बेकिंग सोडा के साथ पानी में मिलाकर फिर कॉटन पैड वगैरह से उस पर लगाना है फोड़े फुंसी पर। तो ये एक्चुअली ऐसी प्रैक्टिस सही है या बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, ये एक तरह का एंटीसेप्टिक प्रिपरेशन बन जाता है। बेकिंग सोडा में जब हम नमक मिलाते हैं तो इससे एंटीसेप्टिक एक्शन की वजह से आराम आता है डेफिनेटली। बट फिर लोग वो दिक्कत भी करते हैं कि ज़्यादा बेकिंग सोडा मिक्स करके बहुत लंबे समय तक लगा करके छोड़ देते हैं, तो स्किन के जलने का चांस बढ़ जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से, हल्के हाथ से, प्रॉपर डाइल्यूशन के साथ ये चीज़ें कर सकते हैं आप। बट अगर लग रहा है कि नहीं सूट कर रही तो उसको अवॉइड ही करें। ओके। तो डॉक्टर, अगर हम ये बात करें किसी को बहुत ज़्यादा अगर फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है, कई बार क्या होता है कि कोई भी पिंपल अगर हमें दिखता है या फोड़ा फुंसी दिखता है, कभी कभी तो वो 1-2 दिन में चला जाता है और कभी कभार तो दिनों तक रहता है, महीनों तक रहता है, ठीक नहीं होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण होता है बॉडी की इन्फ्लेमेशन। तो जिन लोगों में शुगर, मोटापा, जिनका डाइट सही नहीं है, जिनका स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, उन लोगों में क्या होता है, बॉडी एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट में चली जाती है। यानी कि लगातार आपका शरीर इन्फ्लेमेशन कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, छोटी चीज़ों को जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम इग्नोर कर देता है वो उसके खिलाफ इन्फ्लेमेशन करता जा रहा है। तो उस वजह से जो एक छोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हुआ था फोड़ा या फुंसी के रूप में, बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करता जा रहा है और वो लंबे समय खिंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक बोल लें, या थोड़ा उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है जो एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम को करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों में एक बार चेकअप कराना, अपने शुगर लेवल्स को देखना जरूरी हो जाता है और अपनी डाइट को भी थोड़ा सा ठीक करना काफी जरूरी रहता है इन चीजों में। बिल्कुल, डाइट पर हम बहुत अच्छे से स्पेसिफिकली बात करेंगे डॉक्टर। उससे पहले मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था। जिन लोगों को बहुत फ्रिक्वेंटली फोड़े फुंसे की प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी भी आपने मेंशन किया कि कई बार क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो क्या उसके भी सेम रीजंस होते हैं कि इम्यूनिटी वीक है या बॉडी का मैकेनिज्म सही से काम नहीं कर रहा है, और इस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए? तो जिन लोगों को बार बार फोड़े और फुंसी हो रहे हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह के बाद भी ये बार बार निकल के आ रहे हैं, तो उनमें क्या होता है कि और कारण भी हो सकते हैं। जैसे बॉडी में अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, उस वजह से बार बार फोड़े फुंसी निकल के आते हैं। तो वो क्या गड़बड़ हो सकती है? सबसे कॉमन जो देखा गया है, शुगर, मधुमेह, डायबिटीज। ये काफ़ी बार प्री डायबिटिक या डायबिटिक लोगों में बार बार फोड़े फुंसी होते हैं। तो अगर आपको 6 महीने में 3 बार से ज़्यादा फोड़े फुंसी के एपिसोड्स हो गए हैं और बार बार निकल के आ रहे हैं और समय ले रहे हैं ठीक होने में, तो एक बार अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएं। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का डाइट प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस लेवल हाई है और इन जनरल इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा कमज़ोर है, उन लोगों में भी ये काफ़ी बार होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग पूरा एक स्क्रीनिंग कराते हैं कि कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है शरीर में, कोई लिवर या किडनी की और बीमारी तो नहीं है, या कोई और क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं है। और एक और सेट ऑफ मरीज होते हैं जिनकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, जिसमें कई बार स्टेरॉयड या गठिया की दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो उस वजह से भी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। उन लोगों को भी ज़्यादा फोड़े या फुंसी होते हैं। तो इन कारणों को हमें एक बार पूरा चेक करना ज़रूरी हो जाता है अगर आपको बार बार हो रहे हैं तो।
ओके। सो डॉक्टर, अभी ना आपने इन्फ्लेमेशन की बात की थी कि कई बार बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है जिसकी वजह से फोड़े फुंसी ठीक नहीं हो पाते और महीनों महीनों तक भी रह जाते हैं स्किन पर। तो इन्फ्लेमेशन का क्या हमारी डाइट से कनेक्शन डायरेक्टली है, जो हम चीज़ें खाते हैं? आपने शुगर को भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया कि जो लोग ज़्यादा शुगर खाते हैं उनको भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और हमारी डाइट में ऐसी क्या चीज़ है जो हम खाते हैं जिसकी वजह से फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है जो फिर आगे चलकर फोड़े फुंसी कॉज कर सकता है? तो बिल्कुल आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल और डाइट है, ये दोनों काफ़ी बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं ट्रू। इन्फ्लेमेटरी स्टेट बनाने के लिए। और ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं खराब होता, ये पूरे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। स्किन में तो विजिबल हो जा रहा है तो आप पहचान पाते हैं, बट अंदर ही अंदर जो डैमेज चल रहा है वो आपको दिखाई नहीं दिखाई देता। नहीं देता। और ऐसी स्टेज पे दिखेगा जब वैसी बहुत देर हो चुकी होती है। हुँ। तो अगर आपकी बॉडी इस तरह के रिएक्ट कर रही है तो आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हैं। तो हुँ। क्या कारण होते हैं? सबसे पहले तो फूड हैबिट्स। तो जो लोग बहुत हाई प्रोसेस्ड फूड, जो हुँ। बाहर का बाहर खाना, का खाना पैकेज्ड ज़्यादा फूड। खाते हैं, हुँ। पैकेज्ड फूड लेते हैं, मैदा बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में ये जो ग्लाइसेमिक स्टेट होता है, हाई ग्लाइसेमिक हुँ। स्टेट पे चली जाती हैं चीज़ें। यानी कि आपकी जो शुगर लेवल्स हैं नॉर्मल मात्रा से बढ़ जाते हैं। हुँ। तो उस वजह से एक प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट बन जाती है शरीर में और हुँ। बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ता है जो कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ओके। लेकिन उसी कारणवश बहुत सारी ऐसी चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं जो डैमेज कर सकती हैं बॉडी को अंदर ही अंदर। हुँ। तो भले ही आपका वेट चाहे ज़्यादा ना हो, बट ये अंदरूनी मोटापा जिसको हम बोलते हैं या प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो कि हाँ, भारतीय लोगों में काफ़ी कॉमन है, एग्ज़ैक्टली। सेंट्रल ओबेसिटी यानी पेट बीच से बाहर आ रहा है, तो ये हुँ। सब दिखा रहा है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट चल रही है शरीर में। हुँ। तो खाने पीने में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा जिन लोगों का डे नाइट का बैलेंस ठीक नहीं है, हुँ। जो नाइट शिफ्ट्स में ज़्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों का डायर्नल रिदम बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है। उस वजह से भी इंसुलिन और स्टेरॉयड हार्मोन्स और ये सारे हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं बॉडी में उस हुँ। स्ट्रेस को टैकल करने के लिए। हुँ। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से, खासकर स्टेरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट शरीर में बन जाता है। ओके। और तीसरा स्ट्रेस, अगर आपको बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी या मेंटल प्रॉब्लम्स चल हुँ। रही हैं, उन लोगों में भी दिन रात एंजाइटी की वजह से स्ट्रेस को टैकल करने के लिए शरीर रिएक्ट करता है हुँ। और इन्फ्लेमेशन बना के रखता है। तो हुँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी को पुश करती हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट की तरफ। और आज की डेट में ज़्यादातर जो लंबी बीमारियां हैं, जो नॉन हुँ। कम्युनिकेबल डिजीज़ हम बात करते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, इन हुँ। सब का लिंक इससे होता है। ओके। कई बार डॉक्टर ये भी होता है जो लोग ज़्यादा प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी, जो लोग जिम जाते हैं ना, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है। इज़ इट बिकॉज़ ऑफ एक्सेस इनटेक ऑफ प्रोटीन और इसका कुछ और रीज़न हो सकता है? तो ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। जो लोग जिम जाते हैं और हुँ। वे प्रोटीन, खासकर वे यस, ओरिजिन का जो प्रोटीन हाँ। इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में ब्रेकआउट्स, पिंपल्स, एक्ने काफ़ी बढ़ जाते हैं। हुँ। उसका मूल रूप कारण ये है कि वे प्रोटीन जो मिल्क बेस्ड प्रोटीन से डिराइव्ड होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि ओह! जब आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, वो आपकी बॉडी के शुगर कन्वर्जन को बढ़ा देता है। आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पाइक देता है, हुँ। क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो एकदम से कन्वर्ट होता है हुँ। ग्लूकोनेोजेनेसिस के हुँ। थ्रू। तो उसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक होता है और प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट में आप चले जाते हैं और हुँ। वो फिर दाने और ब्रेकआउट ज़्यादा कराते हैं। ज़्यादा कराते हैं। तो डॉक्टर, अभी तक तो हमने बात की कि फोड़ा-फुंसी क्या होता है, रिस्क पर कौन लोग हैं, उनकी क्या-क्या साइन्स होते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, जो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो आपके पहले क्या उनको सजेशंस होते हैं, पहले क्या स्टेप्स होते हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो करो तो इससे आपको कहीं न कहीं रिलीफ देखने को मिलेगा? तो सबसे पहले जिनको सीज़नल चेंज की वजह से, मौसम की नमी की वजह से फोड़े और फुंसी निकलते हैं, तो उनको हुँ। हम कुछ जनरल एडवाइस देते हैं। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो लोग कपड़ों का जो कपड़ों का भी काफ़ी रोल है इसमें। यस, हाँ। इस सीज़न में ब्रीदेबल फैब्रिक यानी कि कॉटन या कॉटन रिलेटेड चीज़ें ही डालनी चाहिए। हुँ। सिंथेटिक के कपड़े अवॉइड करें, स्पेशली अगर आपका लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। ओके। दूसरी चीज़ जो रहती है, फ्रिक्शन, टाइट स्ट्रैप्स, ब्रास स्ट्रैप्स, हुँ। अंडरगारमेंट्स, ये हुँ। ज़्यादा टाइट डालने से भी काफ़ी बार वहाँ पे स्किन डैमेज होता है और उधर यस। फोड़े और फुंसी निकल के आते हैं। हुँ। इसके अलावा लोग शेव करते हैं बहुत हार्श ब्लेड से, तो हुँ। अंडर आर्म और ग्रोइन एरिया जो काफ़ी सेंसिटिव होता है, उन एरियाज़ पे ये कट्स छोड़ देते हैं जो आपको शायद दिखाई ना दें, जलन के रूप में महसूस होते हैं। ओके। अब उन कट्स पे आसपास के बैक्टीरिया जम जाते हैं और
फोड़ा फुंसी या इन्फेक्शंस करा सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बहुत क्लोज शेविंग इन एरियाज में अवॉइड करें। ट्रिमर या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो थोड़ा कम डैमेजिंग हो। और अगर बार बार आपको बाल निकालने की ज़रूरत जैसे फीमेल्स में रहती है तो बहुत सारे ऐसे उपाय उपलब्ध हैं, जैसे लेज़र हेयर रिडक्शन करा के परमानेंटली बालों को आप कंट्रोल करें। फिर अपने खान पान की चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं कि मीठा थोड़ा कम करें, बहुत ज़्यादा तला हुआ चीज़ें भी हल्की रखें। स्पाइसेस से भी कई बार ऑयल प्रोडक्शन कुछ लोगों को ट्रिगर करता है, तो ऐसा अगर आपको नोट होता है तो वो भी चीज़ें सीमित रखें। उसके अलावा ड्राई रखना ज़रूरी है। ड्राई नहीं रखेंगे तो ब्रेकआउट आपके होंगे ही होंगे। तो स्वेटी सीजन में ड्राई कैसे रखें? अगर बहुत स्वेटिंग होती है तो डस्टिंग पाउडर यूज़ करें। टैल्कम बेस्ड डस्टिंग पाउडर आज की डेट में थोड़े थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ एविडेंस आ रहा है कि टैल्कम लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा नहीं होता। तो उसकी जगह स्टार्च बेस्ड पाउडर्स जो हैं वो थोड़े बेटर रहते हैं सेफ्टी के मामले में। तो अगर आप डेली यूज में जा रहे हैं तो स्टार्च बेस्ड पाउडर इस्तेमाल करें। सुबह काम पे जाने से पहले अंडर आर्म्स में, ग्रोइन में, जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा है वहाँ उनको लगा करके जाएं। और सफाई का भी बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। यंगस्टर्स, टीनेजर्स कई बार दिनों दिनों तक नहाते नहीं हैं, कपड़े नहीं चेंज करते, तो उन चीज़ों से भी इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ते हैं। तो रोज़ नहाना है, बेसिकली क्लीन एंड ड्राई रखना है बॉडी को। ये सबसे प्रिंसिपल रहता है जो हम लोग बताते हैं। और डॉक्टर, जैसे अगर हम बात करें फैलने की, आपने बोला कि कई बार लोग होते हैं वो हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, तो क्या अगर एक किसी व्यक्ति को फोड़ा फुंसी है तो दूसरे में भी फैल सकता है जो उनके आसपास लोग रहते हैं? चांसेस होते हैं, कंटेजियस होती है प्रॉब्लम? हाँ जी, फोड़े और फुंसी कंटेजियस होते हैं, लेकिन सारी स्टेजेस में कंटेजियस नहीं होते। और डायरेक्ट कांटेक्ट या पस या मवाद का कांटेक्ट होता है तब ये फैलने की चांस ज़्यादा होती है। तो थोड़ा प्रिकॉशंस अगर आप फॉलो करेंगे तो फैलने के रिस्क कम हो जाते हैं। बट हाँ, ये एक कंटेजियस डिसऑर्डर में से ही एक है। और बच्चों में खासकर कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं, जैसे इम्पेटिगो हम बोलते हैं एक बीमारी को। ये क्या होता है? इम्पेटिगो में क्या होता है कि बच्चों के मुंह के आसपास बारिशों के सीजन में ब्राउन कलर का ऐसे क्रस्ट सा जम जाता है। तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो बच्चों में एकदम फैलता है, पूरी पूरी क्लासेस में हो जाता है। तो उस चीज़ में ध्यान रखना पड़ता है कि अगर एक बच्चे को इस तरह का इन्फेक्शन है तो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग रखें। उसी तरह अगर आपको फोड़ा फुंसी या पस का मवाद निकल रहा है तो उसमें भी अपना तौलिया, चादर, बिस्तर सब अलग रखें, और उससे कई बार ये फैल जाता है एक से दूसरे में। डॉक्टर, जब हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, हमने थोड़ी ना होम रेमेडीज़ डिस्कस की थी कि बहुत सारी होम रेमेडीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं और जिससे उनको ना आगे जाके बहुत सीवियर इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं बॉडी पर। तो अगर हम कुछ बात करें चीज़ों की, प्रोडक्ट्स की, जैसे आजकल ना मार्केट में बहुत सारे सोप्स अवेलेबल हैं, तो क्लेम करते हैं कि इनसे आपके फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे, आपकी बॉडी डिटैन हो जाएगी, पिंपल, एक्ने की प्रॉब्लम चली जाएगी। तो जितने भी जो आजकल सोप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आर दे इफेक्टिव? क्या सच में इनसे फोड़े फुंसी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम ठीक हो सकती हैं? देखिए, आज की डेट में मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा फॉल्सली प्रमोटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें से ये सोप्स हैं। कि हर सोप, हर हैंड वॉश में एंटीबायोटिक डाल करके ये क्लेम करा जाता है कि इससे सारे जर्म्स हट जाएंगे और आपको कुछ नहीं होगा, जबकि ये सच बात नहीं है। बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक सोप में यूज़ करने से कई बार स्किन का जो पीएच है वो बिगड़ जाता है। कॉस्टिक मटेरियल होने के कारण स्किन को डैमेज होता है, तो बैरियर खराब होने के कारण और इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसे कई लोग होते हैं जिनको सोप्स इनफैक्ट हम लोग मना करते हैं यूज़ करने से। तो एक ये क्लेम कि सिर्फ सोप को चेंज करने से आपके सारे फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे, वो काफ़ी हद तक सही नहीं है। बट इनका भी अपना रोल है। जैसे जिन लोगों को एक्ने और दानों की प्रॉब्लम रहती है, उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले सोप होते हैं जो डेफिनेटली बेनिफिट करते हैं, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड कंटेनिंग सोप्स जो होते हैं वो फ़ायदा दे देते हैं। बट ये सब सपोर्टिव रोल में होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ साबुन बदलने से जड़ से हट जाएंगे या कभी नहीं होंगे, वो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन हो जाती है। मार्केटिंग और एड्स देख करके लोग ये सब चीज़ें करते हैं। प्रॉब्लम मेन यही है कि कोई भी दवाई हम सोप में डालते हैं, उसका कांटेक्ट टाइम 1 या 2 मिनट से ज़्यादा होता नहीं है। उससे ज़्यादा आप अगर लगाएंगे भी तो सोप के एक्शन की वजह से स्किन डैमेज ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। इसीलिए सोप का एक सपोर्टिव रोल है, फ़ायदा करता है कुछ लोगों में, बट सिर्फ सोप बदलने से आपकी सारी प्रॉब्लम हट जाए उसकी चांस थोड़ी कम ही रहती है। सो डॉक्टर, अभी तो जैसे आपने सोप के बारे में बताया कि किस तरह से सोप के बारे में बहुत ज़्यादा फेक क्लेम्स किए जा रहे हैं कि इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
आप सिर्फ सोप ना इस्तेमाल करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले ध्यान में रखनी है पेशेंट को। तो अगर हम बात करें फेस वॉशेस की, तो बहुत सारे फेस वॉश अवेलेबल हैं मार्केट में। कई बार ये होता है ना कि लोग एड्स देखकर भी बाय कर लेते हैं कि ठीक है, इस एड में दिखा रहा है मेरे पिंपल को जड़ से हटा देगा या मेरे फोड़े फुंसी एकदम ठीक कर देगा। तो फेस वॉश जब कोई यूज़र सिलेक्ट करता है, क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखनी है अगर उनको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है तो फेस वॉश अगर हम बात करते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड है फेस वॉश यस, चेंज करने का, क्लेंजिंग करने का। डबल हाँ। क्लिनजिंग, ट्रिपल क्लिनजिंग, बहुत सारे फैड्स और या चीज़ें चल रही हैं। तो कौन सा फेस वॉश आपको सूट करता है वो डिपेंड करता है आपका क्या स्किन टाइप है, क्या ओके। स्किन टाइप है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना एक फेस वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल अगर मैं आपको रूल्स बताऊं तो अगर आपका बहुत ऑयली स्किन टाइप है, आपको बहुत बाहर जाते ही जब आप घर आते हैं तो एकदम ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है फेस पे, ओके। तो आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स को देखना है जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, ओके। टी ट्री ऑयल, ये चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करेंगी। इन जनरल जो हम इस ग्रुप को बोलते हैं AHA कंटेनिंग फेस वॉश, मतलब ओके। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कंटेनिंग फेस वॉश जो रहते हैं वो ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनका बहुत सेंसिटिव स्किन है, जो हर छोटे बदलाव को रिएक्ट करता है, रेडनेस आ जाता है, फेस वॉश करके भी रेड हो जाता है, कुछ भी नया लगाने से रेड हो जाता है। तो इस तरह की स्किन को हम सेंसिटिव स्किन टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ओके। तो ऐसे लोगों को एसिडिक या AHA वाले फेस वॉश कभी सूट नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि कोई माइल्ड क्लेंजर लें, जेंटल क्लेंजर लें, जैसे स्टेराइल अल्कोहल कंटेनिंग क्लेंजर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, उनको इस्तेमाल करें। और फिर तीसरा ऐसी कैटेगरी होती है जिनको एलर्जीज होती हैं फेस पे, एटोपिक डर्मेटाइटिस या एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, जिनका फेस में खुजली, इचिंग या कोई और लाल दाग हमेशा बना रहता है। ठीक तो है। ऐसे लोगों में तो हम सोप को कई बार अवॉइड करने को भी बोल देते हैं कुछ दिनों के लिए। तो बिल्कुल जेंटल ही साफ करना होता है ऐसे सिचुएशंस में। ओके। और भी बहुत तरह की कंडीशंस हैं जब हम स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देते हैं, बट ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में फिट आते हैं। तो डॉक्टर, जरूरी है फेस वॉश का इस्तेमाल करना या पानी से भी फेस को वॉश कर सकते हैं जिनको फोड़े फुंसी का प्रॉब्लम होता है, एक्ने पिंपल रहता है? तो ज़्यादातर केसेस में ज़रूरी रहता है कि हम फेस वॉश यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जो एक्ने और पिंपल्स अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्लेंजिंग एक्शन का रोल होता है। ओके। ऑयल बिल्डअप, डेड स्किन हो रहा है आपके फेस के ऊपर, और अगर आप सोप के बिना सिर्फ पानी से वॉश कर रहे हैं, कई बार पानी उस चीज़ को इफेक्टिवली हटा नहीं पाता है, तो कोई क्लेंजिंग एक्शन थोड़ा तो चाहिए होता है। बट अगर आपको बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, आपका स्किन डैमेज हो रखा है, आपको इरिटेशन है, इचिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो कई बार सोप उसके ऊपर लगाने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो और ज्यादा बैरियर को खराब कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए अगर आपको बहुत स्किन में प्रॉब्लम चल रही है, तब हम स्किप करा देते हैं। करा सकते हैं, ओके। ये तो डॉक्टर हमने बात की फेस वॉशेस की। अब हम बात करते हैं थोड़ा क्रीम्स की, क्योंकि इंडिया में ये भी बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है कि केमिस्ट के पास जाकर के वो बता देते हैं कि आप अपनी स्किन पर ये क्रीम इस्तेमाल कर लो तो आपके फोड़े फुंसी ठीक हो जाएंगे, एक्ने पिंपल ठीक हो जाएंगे। तो ये जो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, एक्चुअली में इफेक्टिव हैं? किस तरह से यूज़र को जब वो खरीदते हैं तो उनको क्या इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए? पहले उनको डर्मेट से कंसल्ट करना चाहिए या ऐसी सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं वो? देखिए, ये आज की डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, क्योंकि ये जो क्रीम्स बहुत इजीली अवेलेबल हो गई हैं, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ हैं जो रैम्पेंटली, मतलब बहुत लोगों को फ्रीली दी जा रही हैं, क्योंकि इनके रेट बहुत कम होते हैं। 20-30 रुपए की ट्यूब आती है और पहले 1 या 2 दिन लगाने से आराम भी आ जाता है, तो इंसान को लगता है कि ये बहुत फ़ायदा कर रही है। पर आगे चल करके जो वो नुकसान करती है उसका जानकारी हम ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि फिर मरीज़ हमारे पास आते हैं। तो स्टेरॉयड कॉम्बिनेशन क्रीम आज की डेट में बहुत प्रचलन में है। 4 इंग्रेडिएंट्स एक ही दवाई में डालकर दे दिए जाते हैं, जिसमें एंटी फंगल, स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक सब कुछ डाल दिया जाता है, ताकि कुछ भी हो, लालपन है वो चला ही जाएगा उससे। तो ऐसी चीज़ों से हिट एंड ट्रायल होता है, कई लोगों को फायदा हो भी जाए, बट बाकी 50% को जो नुकसान होता है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्रीम्स जो आती हैं, कुछ कॉमन ब्रांड्स के नाम भी मैं लेना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। पैंडम, क्लॉपजी, टीनोवेट, ये सब स्टेरॉयड वाली ऑइंटमेंट्स को बिना जानकारी के ना लें। और कॉम्बिनेशन स्टेरॉयड क्रीम्स तो बिल्कुल ही किसी चीज़ का इलाज नहीं है। आज की डेट ने भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। DCGI की गाइडलाइंस आई हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन क्रीम्स हैं बिना जानकारी के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इनको बंद कर देना चाहिए, ठीक रहेगा। और जबकि बाहर देशों में अगर आप
ये चीज़ें लेने की कोशिश करें, कहीं आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती, क्योंकि हम्म। लॉन्ग टर्म में नुकसान ही करती हैं। ओके डॉक्टर, आजकल ना काफ़ी सारे टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं कि उसको पानी में डालो और वो पानी आप पूरे दिन पियोगे तो आपके जो पिंपल, एक्ने हैं या स्किन की प्रॉब्लम्स है सारी ठीक हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी जो जनता है उनको विश्वास करना चाहिए इन सारी चीज़ों पे? देखिए, पहली चीज़ तो जनता को ये जान लेना चाहिए कि एक्ने का क्योर अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा कोई दवाई नहीं है कि ये लेकर के एक्ने लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो जाए। ओह गॉड। तो कंट्रोल करने की बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत हम्म। इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। हम लगभग ज़ीरो पे ला करके छोड़ सकते हैं, बट जड़ से हटाने की जो चीज़ हम बात करते हैं, वो एलोपैथिक वेस्टर्न मेडिसिन में तो नहीं है। ओह। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इन उपायों की कि ये पानी में डाल के आप पी लीजिए, इससे खून साफ हो जाएगा, लिवर डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, एग्जैक्टली। पेट की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएंगी, तो एक चीज़ से ये हो नहीं रही हैं। तो आप इस एक्सपेक्टेशन में पीते रहें कि ये सब ठीक कर देगा, वो गलत होगा। तो जो सच्चाई है उसको समझना है, जो कारण हमें पता है उनको पहले ठीक करें, फिर आप इन चीज़ों पे आएँ कि हाँ, ये भी एक ऐड ऑन मोडालिटी है जो शायद कुछ लोगों को सूट कर जाए। ओके। सारी उम्मीदें ये पानी में दवाई डाल के ठीक हो जाएगा, उस पे ना डालें। एग्जैक्टली, आई थिंक आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है, जो ये कॉमन प्रैक्टिस लोग फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं अब उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या चीज़ें उनको नहीं करनी है। तो डॉक्टर, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था। हमने हर एक सेगमेंट पे बात की, कॉजेज़ पे बात की, सिम्टम्स पे बात की। अब अगर एट लास्ट हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर उनका फोड़ा फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे वो खुद से उस टाइम पर स्टेप्स लेकर के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका फोड़ा बर्स्ट होके पस बाहर निकल जाता है, वो एक रिकवरी का स्टेज माना जाता है, क्योंकि पस बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, तो इन्फेक्शन कम होने की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, ठीक तो है। आपको बस इतना ध्यान रखना है उस स्टेज में कि साफ करना है पस को, वहाँ ठीक है। जमे नहीं रहने देना है, इकट्ठा नहीं होने देना है, और उस चीज़ को ढक के नहीं रखना है। कोई भी फूटा हुआ पस का जो एरिया है उसको ओपन रखें, उसको साफ करना है आपको अच्छे से, दिन में 3 बार। ठीक है। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक अवेलेबल है, नॉर्मली जो घर पे लोगों के डेटॉल पास, वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? डेटॉल, सेवलॉन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट करके, पानी में डाल के। बिल्कुल। ओके। कभी भी सीधा डेटॉल खुले हुए पस वाले एरिया पे ना डालें, ठीक है। क्योंकि वो बहुत तेज हो जाता है और उसकी वजह से फिर और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक तो है। हमेशा डाइल्यूट करके उसको लगाएं, डैबिंग एक्शन से साफ करें, या अगर आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा पानी में नमक डाल के उबाल के उसको ठंडा करके उससे भी साफ कर सकते हैं। ठीक है। या बीटाडीन भी काफ़ी इफेक्टिव एंटीसेप्टिक है, जो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो 5% बीटाडीन से आप हल्का सा साफ कर सकते हैं। ओके। और सफाई रखना है, और पस को अपने आप ड्रेन होने देना है, आपको स्क्वीज नहीं करना है। ठीक अगर है। आप उसको स्क्वीज करेंगे तो जो बचा कुचा पस है वो आसपास के स्किन में फैल सकता है, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है। अगर पस फटने के बाद आपको लगता है लालपन बढ़ रहा है या फैल रहा है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं देरी हो गई उसको बाहर निकलने में, तो वो अंदर स्प्रेड कर चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में खाने की एंटीबायोटिक दवाई की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको पेन में रिलीफ नहीं आ रहा और लालपन बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, तो फिर आपको एकदम डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। ओके डॉक्टर, कुछ ऐसे एवरग्रीन मेडिकेशंस या कुछ ऐसे ट्यूब्स हैं जो हर किसी के घर में होने चाहिए, अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है उस टाइम के लिए? तो एक कैलामिन लोशन आता है जो सबसे सेफ है, नुकसान करने की काफ़ी कम चांस देता है वो, और हल्का फुल्का रैश या लालपन या जो दाने शुरुआती हैं उनमें काफ़ी फ़ायदा कर देता है। तो ये कैलामिन या लैक्टोकैलामिन लोशन आप घर पे रखें। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है तो ये 1-2 दिन लगा के आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो आगे इलाज आप ले सकते हैं। तो वो हर घर में होना चाहिए। और उसके अलावा एंटीसेप्टिक्स थोड़े घर पे रखें रेडी, कि कभी कुछ छोटा मोटा शेविंग के बाद कट पड़ रहा है तो उस पर ज़रूर इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जो मैंने पहले समझाया था कि पाउडर ज़रूर आप इस्तेमाल करें, अगर स्वेटिंग ज़्यादा रहती है, तो इन चीज़ों से घरेलू सेफ्टी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके तो आई थिंक डॉक्टर, हमने फोड़े फुंसी एक्ने पिंपल को अच्छे से समझ लिया। अब एट लास्ट एक और कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा इस सीजन में देखने को मिलती है वो होती है फंगल इन्फेक्शन। तो जिनको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या बहुत रैपिडली फैल रहा है उनकी बॉडी में, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, वो क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको? तो फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए आज की डेट में काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग वो दवाइयाँ ना लेकर के
कॉम्बिनेशन क्रीम्स लगाने लग जाते हैं, यस स्टेरॉयड क्रीम्स लगाने लग जाते हैं, क्योंकि उनसे एकदम साफ हो जाता है। 2-3 दिन में ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा हो गया, और फिर कुछ दिनों बाद जब वो बीमारी फैलती है, उस स्टेज में लोग हमारे पास आते हैं, और उस स्टेज में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, क्योंकि स्टेरॉयड के असर की वजह से जो फंगस होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, वो नॉर्मल दवाइयों को रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत लंबी दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, बहुत तेज़ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, और महीने महीने लग जाते हैं उस साइड इफ़ेक्ट से बाहर निकलने में। तो जिस चीज़ में आपको समझ नहीं आ रहा है, बेहतर है कि आप उस पे कुछ ना इस्तेमाल करके एक बार दिखा दें। ओके और अगर आपको यूज़ करनी भी है, आपको बार-बार फंगल इन्फेक्शन डायग्नोस कर चुके हैं डॉक्टर, तो हमेशा प्लेन एंटी फंगल क्रीम ही लगाएँ। कभी भी 4-5 क्रीमों के मिलावटी मिक्सचर को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ओके नुकसान ही करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा आपको लॉन्ग टर्म में, भले ही 1-2 दिन का आराम दे दे। ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और बहुत सारे पॉइंट्स आपने काफ़ी अच्छे हाईलाइट किए हैं। हर एक पॉइंट पे बहुत एम्फेसिस करके आपने हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई है। अपना वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।